नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेव्यै नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ऋषि ऋषि पराशर जी का ध्यान करते हैं और हम कक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो हम बिना समय नष्ट किए हुए कल हम पढ़ा रहे थे कुंडली विश्लेषण हम किस प्रकार से करें। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जातक की जन्म तिथि का पता हो, जन्म स्थान का पता हो, ठीक है, और जन्म समय का पता हो। फिर हम लग्न कुंडली को देखेंगे कि क्या राशि पड़ी हुई है और उसका क्या प्लेनेट है। और जब भी हम फलित करेंगे तो काल पुरुष की कुंडली को हम ध्यान में रखेंगे कि प्रथम भाव जो मेष राशि है वह मस्तिष्क को दर्शाती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती है, मस्तिष्क को दर्शाती है। और मतलब काल पुरुष की कुंडली को रखना है क्योंकि ये चीज हमारी हेल्प करती है। आगे चलते हैं, लग्नेश की स्थिति को देखेंगे कि लग्नेश कहाँ बैठा है और अन्य किन किन ग्रह की युति वहां है इत्यादि। फिर सूर्य चंद्र की स्थिति को देखेंगे। सूर्य चंद्र को क्यों देखेंगे भाई, क्योंकि चंद्रमा माता है, चंद्रमा मन है। ठीक है, मन की स्थिति को जानने के लिए एफर्ट्स चंद्रमा से पांचवें भाव में देखना, जो भी ग्रह बैठा होगा ना व्यक्ति उसके लिए एफर्ट्स जरूर करेगा। जहां भी चंद्रमा बैठा वहां से पांचवा गिनना, मतलब चंद्रमा मानो दशम भाव में बैठा है। ठीक है, तो आप 11वां 12वां 1 2, जब आप दूसरे भाव में पहुंचेंगे तो पांचवा भाव आ जाएगा चंद्रमा से पांचवा। तो व्यक्ति एफर्ट्स करेगा। और जब हम एक भावात भावों का सिद्धांत होता है कि जैसे हम पहला भाव क्या कहते हैं, पहला भाव है तो पहले से पहला, पांचवे से पांचवा, चौथे से चौथा। अगर मानो हमें किसी का सुख देखना है तो हम चौथे भाव को तो देखेंगे पर चौथे से चौथा भी देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं जैसे धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण है। ठीक है, और भावात भावों का सिद्धांत दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, छठे से छठा, आठवें से आठवां, इस तरह गिनते हैं। ठीक है, अब भावों को देखेंगे, भाव की गहनता को जानेंगे, एक एक भाव का विस्तार में अध्ययन करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि भाई ये भाव बड़ी यात्रा का है, ये भाव छोटी यात्रा का है, ये हमारे सपनों को दर्शाता है, ये हमारा शयन कक्ष है, ये हमारा शौचालय है। मतलब उसमें अगर हम लाल किताब को देखें या लाल किताब को भी हटा दो, आपकी जन्म कुंडली आपके घर के वास्तु को भी बताती है, आपके जीवन के वास्तु को बताती है। और हमें छोटी छोटी चीजें बड़ी हेल्प करती हैं। ठीक है, भाव हो गया, भावेश भाव, भाव और भावेश कहाँ जाके बैठा है, भावेश को देखेंगे उसकी क्या स्थिति है, युति संबंध किन किन ग्रहों से युति संबंधी हो रहा है भावेश। या जिस भाव, मानो हमने दशम भाव की बात करनी है या हमें धन की हाँ बात मैम, करनी है। वो भावात भावा वाला सिद्धांत एक बार फिर से बता दीजिए बस। कोई बात नहीं, अभी अभी हम वैसे वो मैंने पहले बोल दिया, आगे उस क्रम की चर्चा होगी। ठीक है, आप धैर्य रखिए, अभी बताती हूँ। तो भाव, जैसे हमने भाव के बारे में विशेषताएं जानना है। ठीक है, तो हम भाव का विस्तृत अध्ययन अभी कर ही रहे हैं, धीरे धीरे राशियों का, ग्रहों का, भाव का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हमें पता, एक जन्म कुंडली देखकर ही पता लग जाएगा व्यक्ति के वास्तु का, उसके घर की स्थिति का, उसके आसपास के संबंधों का। ठीक है, फिर हम ग्रह युति संबंधों को देखेंगे। मानो कोई हम धन की बात कर रहे हैं, किसी के धन की स्थिति को देखना है, हम उसके दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। धन से प्राप्त होने वाले लाभों को या किसी भी कार्य से प्राप्त होने वाले लाभों के लिए 11वें भाव को देखेंगे। जैसे हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि धनेश 11वें में जाके बैठ जाए, मतलब लाभेश में बैठ जाए, लाभेश धनेश में बैठ जाए, यानी दूसरे भाव का और 11वें भाव के प्लेनेट का एक्सचेंज हो जाए, तो वह लाभ की स्थिति को दर्शाता है कि प्राप्त हुए धन का लाभ भी होगा। ऐसा नहीं है, उसको आप भोग भी सकते हैं, आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं, आपको जीवन में लाभान्वित करेगा। ठीक है, तो ये हमने भावेश की स्थिति को देखा है कि भाव का जो स्वामी है वो कहाँ जाके बैठा है। युति संबंध हो गए, अन्य किन किन प्लैनेट से, मानो शनि और शुक्र का युति बन रही है, वह अच्छा योग है। मानो मान के चलो कि मंगल की बृहस्पति के साथ बन रही है तो भी एक अच्छा योग है, या चंद्रमा की बृहस्पति के साथ बन रही है तो भी है एक अच्छा योग है कि लक्ष्मी योग बन रहा है, धन लक्ष्मी योग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम युति संबंधों को देखते हैं। उसमें कुछ अच्छे युति संबंध होते हैं, कुछ बुरे युति संबंध होते हैं। भावस्थ भाव में अन्य कौन कौन स्थित है, कारक, कारक कुंडली का ध्यान रखेंगे
कि मानो हम जैसे शनि की चर्चा कर रहे हैं, तो शनि की ग्रह दशा You वो सॉरी। are free to ask any question. ये महोदय कौन है और कहाँ से जुड़े हैं? ध्यान रखिएगा, अगर कोई जुड़ता है, वैसे तो रिमूव होने के बाद कोई एंटर नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई जुड़ता है तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा। आज रमा शर्मा जी नहीं जुड़ी हैं। जी जुड़ गई हूँ। जी धन्यवाद महोदया। ध्यान रखिएगा रमा जी, अगर कोई एंट्री लेता है, पता नहीं किसी ने, आप में से किसी ने लिंक भेजा या कहाँ से उसको लिंक मिल गया, कोई भी इस कक्षा का लिंक किसी को ना भेजे। केवल पाराशरी समूह में जुड़े हुए सदस्यों के लिए ही है ये लिंक। आगे बढ़ते हैं। जी एक मिनट रुकिएगा, मैं सेटिंग को देखती हूँ। जी आगे बढ़ते हैं। युति संबंध हो गए, भावस्थ हो गए, कारक कारक का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो ये विंशोत्तरी दशाएं हैं, जो हमारा जिस भाव को चलाने वाला डिपार्टमेंट है जिसके हाथ में है, जैसे कि दशम भाव को चलाने वाले तीन चार प्लेनेट है भाई, सूर्य भी चला रहा है, ठीक है, बुध भी चला रहा है, बृहस्पति भी चला रहा है। तो जब इनकी दशाएं आएंगी और इनकी शुभ ग्रहों के साथ युति संबंध या जुड़ाव होगा, तो दशम भाव से संबंधित फल प्राप्त होंगे। ठीक है, जब हम इन क्षोत्री दशाओं को देखते हैं, तो हम कारक कुंडली का भी ध्यान में रखें कि जो जिस भाव को, मानो बृहस्पति कारक है, कई सारे ग्रहों का कारक है, तो जब बृहस्पति की दशा चलेगी या प्रत्यंतर में, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जो महादशा में, शुक्र अपनी महादशा में फल देता है, लेकिन अन्य ग्रह अपनी अंतर और प्रत्यंतर दशा में फल देते हैं। ठीक है, और शुभ है तो शुभ फल देंगे, अशुभ है तो अशुभ फल देंगे। ठीक है, अभी इसको हम अभी कुंडली पर चर्चा करके बाद में जब एक्सप्लेन करेंगे ना कुंडली पर चर्चा करके, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, कारक को देखा, दृष्टि संबंध किस किस की दृष्टि। अच्छा, कोई ग्रह बैठा है वो इतना प्रभाव नहीं देता, लेकिन दृष्टि जरूर बहुत प्रभाव डालती है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि दृष्टि का सीधा संबंध बनता है, जैसे हर ग्रह की सातवीं दृष्टि तो है ही, अब कुछ कुछ ग्रह की विशेष दृष्टियां कही गई हैं, जैसे गुरु की पांचवी, नवी और सातवीं है। ठीक है, ऐसी शनि की है तीसरी और 10वीं दृष्टि। ठीक है, सातवीं तो सभी की है, मंगल की है चौथी और 8वीं दृष्टि। तो इस प्रकार से चौथी चौथी दृष्टि विध्वंस करेगी। अभी कल कुछ दिन पहले कुंडली पर चर्चा हो रही थी, मतलब कल की कुंडली नहीं, उससे पहले जिस पर चर्चा हुई थी, तो उसमें 11वें भाव में, नहीं नहीं, कौन से भाव में मंगल बैठा था, एक दो तीन चार, हाँ, पंचम भाव में मंगल बैठा था, और उसकी दृष्टि 12वें घर पर जा रही थी, चौथी दृष्टि। कहने को 12वें घर में केतु भी था, कहने को 12वें घर में मंगल भी था, और लेकिन उसकी मंगल क्योंकि पंचम भाव उसमें था, नवम भाव में, तो उसकी चौथी दृष्टि 12वें में जा रही थी, तो वहां यानी वो उस स्थिति को संभाल लेगी, कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि चौथी दृष्टि सहयोगात्मक है, हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम इस तरह से देखेंगे, हालांकि अन्य ग्रहों की युति कैसी बन रही है, अशुभता दिखा रही है, लेकिन कहीं से हेल्प मिल रही है, क्योंकि दृष्टि का कमाल है। और कभी भी ग्रह बैठे रहते हैं, वो उतना चाहे प्रभावशाली रहे ना रहे, वो डिपेंड करता है उनकी डिग्री पर, लेकिन दृष्टि बहुत अधिक प्रभाव करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ज्यादातर जो ये बनता है ना, कहते हैं उसको, गुरु चांडाल दोष, ये दृष्टि का प्रभाव से बनता है। या सहयोग, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई गिर गया, अचानक उसको हेल्प मिल गई, अगर अकेला होता तो संकट में फंस जाता। मानो कई बार लोग घर में अकेले होते हैं, छत पर से ही गिर गया कोई अंदर, लेकिन अचानक किसी ने छत पे से देख लिया और उसने कुंडी खोली पड़ोसी ने, वो उसको हॉस्पिटलाइज लेगी, तो मंगल की चौथी दृष्टि का काम है। क्या यानी, ऐसी स्थिति में जहां कोई उपस्थित भी नहीं था, उसको एक दैवीय कृपा से सहायता प्राप्त हो गई और वह बच गया। ये मंगल की चौथी दृष्टि का काम है। तो इस प्रकार से दृष्टियों का विशेष महत्व है। भावात भावों का सिद्धांत ये था
कि पहले भाव की अगर चर्चा हो रही है तो पहले से पहला जरूर देखेंगे। ठीक है, छठे की चर्चा हो रही है तो छठे से छठा, सातवें से सात। मानो अब हम सुख देख रहे हैं किसी का, तो हम चौथे घर को भी देखेंगे, चौथे से चौथा भी देखेंगे। मानो हम संतान के बारे में देख रहे हैं तो हम पंचम को देखेंगे। पर हमारा वंश चलेगा कि नहीं, केवल हमारा वंश केवल हमारी संतान से थोड़ी ना चलना है, उसके आगे की वंश परंपरा आगे बढ़ेगी कि नहीं। तो पंचम से पंचम देखेंगे, यानी पंचम से पंचम यानी नवा भाव, संतान की संतान का भाव। ऐसे ही संतान की संतान यानी हम दादी परदादी परनानी बनेंगे कि नहीं, तो संतान से फिर पांचवा गिन लो। इस तरह से हम भावात भावम का सिद्धांत काम करता है। वर्गोत्तम जो लगन कुंडली में जो है जिस उस राशि पे बैठा है, वही नवमांश कुंडली में उसी राशि पे बैठा है, तो वह वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है, वो अपना प्रभाव छोड़ता है। शुभ नवमांश, अब किसी की विवाह की स्थिति है, हम नवमांश को देखते हैं, लेकिन मतलब लगन को तो जो हमने देखा देखा। अब जैसे मंगली की बात हो रही है तो मंगली हम लगन से ही देखेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम विवाह का विचार करें, अब साउथ में क्या होता है, दूसरे भाव से भी मंगली देखते हैं, चौथे में भी मंगल को देखते हैं, वो उनका है। लेकिन हम तो क्या देखेंगे, हम तो जो हमारा ये उत्तर भारतीय और पराशरी सिद्धांत है उसी को फॉलो करेंगे। हाँ, मान्यता के ऊपर सब कुछ है भाई, आप किसी चीज को मानते हैं, लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव भी होता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि दिवाली जो जब मना रहा है मनाओ, लेकिन अगर आपके मेरठ में दिवाली 20 तारीख की मन रही है, ज्यादातर लोग 20 की मना रहे हैं, तो आप 20 की ही दीपावली मनाइए। क्यों? क्योंकि बाकी घर के लोग, घरों में लक्ष्मी आएगी, आपको आपके घर पे आप अगले दिन दिवाली मनाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो क्षेत्रीय पंचांग है उसको फॉलो करें। ठीक है, तो अब नवमास की स्थिति कैसे करते हैं, मतलब जो हमारा क्षेत्रीय पंचांग कहता है या क्षेत्रीय प्रभाव कहता है। हालांकि अब जो देश काल परिस्थिति का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि राहु का प्रभाव रहता है समाज में, तो हम क्या करें, राहु काल को अवश्य देखें। ठीक है, अब बेशक साउथ में फॉलो होता है, पर आप भी देखें। क्यों? क्योंकि राहु का समाज में प्रभाव बढ़ता हुआ जा रहा है, तो हमको देखना चाहिए देश काल परिस्थिति का, और आधुनिकता को भी ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, बेशक हम पराशरी सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। आप जैसे कहते हैं जी काल सर्प दोष तो शास्त्रों में नहीं लिखा, नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शास्त्रों में नहीं लिखी, लेकिन हमेशा उसमें इन्वेंशन तो होते रहते हैं ना। तो अगर देश काल परिस्थिति के अनुसार वो जरूरी है तो उसे ग्रहण करते चलें। अब आ गई नवमांश की बात। नवमांश में मानो हम सप्तम भाव को लगन में बिगड़ा हुआ देख रहे हैं। अब व्यक्ति कह रहा है जी मैं तो शादी नहीं करूंगा, मेरा तो डाइवोर्स होने वाला, पहले ही बता दिया पंडित जी ने। तो आप उन प्लैनेट्स की स्थिति को आप नवमांश में भी देख लीजिए। हर जो लगन कुंडली के हर भाव का एक नवमांश होता है, जिससे षोडशवर कुंडलियां बनती हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल विवाह के लिए जो नवमांश D9 चार्ट देखा जाता है, उसमें अपने विवाह की और प्लैनेट की स्थिति देख लीजिए कि सप्तम भाव का स्वामी जो है वो तुम्हारे जो नवमांश के भाव में कहीं 6 8 12 में तो नहीं चला गया, या उस पे कोई कुदृष्टि तो नहीं पड़ रही, या कहीं वो कोई और प्रकार का कुयोग तो नहीं बन रहा, जैसे बेधव्य योग है इत्यादि इत्यादि, बहुत प्रकार के कुयोग होते हैं। तो इस तरह के योग तो नहीं बन रहे, तो एक्चुअल स्थिति हमें विवाह से रिलेटेड नवमांश में पता चलेगी। तो नवमांश की जब हम गहराई में जाएंगे, क्योंकि जो बेसिक स्तर के टीचर वो है एस्ट्रोलॉजर हैं, वो क्या करेंगे, सिर्फ लगन को देखा, विंशोत्तरी दशाएं देखी, बस बता दिया। क्योंकि वो तो टाइम के हिसाब से पैसे ले रहे हैं, 5 मिनट दिखाया 500 रुपये फीस, 7 मिनट दिखाया और 200 रुपये फालतू फीस, आपने 10 मिनट खराब करे 1100 रुपये फीस, उनका तो ये टारगेट चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो विद्वान ज्योतिष है जो फीस लेगा वो डीप में भी जाएगा। ठीक है, तो डीप में देखने के लिए ये सारी चीजें हम अगर जब हम किसी को सटीक चीज बतानी हो तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, तभी हम सही फल कथन की ओर चलेंगे। आगे चलते हैं जी। अच्छा, शुभ नवमांश में ये कुछ नियम था, मैं बाद में बताऊंगी शुभ नवमांश के बारे में। ठीक है, आगे चलो। दशाएं, दशाओं में हम क्या देखेंगे, महादशा देखेंगे, श्रोत्रिय दशाएं देखेंगे, महादशा जैसे अब शुक्र है अपनी महादशा में फल देता है, अन्य ग्रह अपनी अंतर और प्रत्यंतर दशा में भी फल देते हैं। ये आप याद कर लेना सीधा सीधा। मानो किसी पे शुक्र की महादशा चलने वाली, तो समझ लो उसकी बल्ले बल्ले होने वाली। शुक्र अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि शुक्र का क्या काम है, भौतिकता,
संसार को जीना, शुभता देना, एक शुभ प्लेनेट है। और क्या देगा आपको? लग्जरी लाइफ देगा, आपको सांसारिक सुखों का भोग करा देगा, जिसे कहते हैं ना लाइफ ऑफ क्वालिटी। जो जो मन करा खाना, जो मन करा पहनना, जो मन करा, जब मन करा सोना, जब मन करा जागना, जब जो मन करा करना, अपनी लाइफ को अपने स्टाइल में जीना, और हैप्पीनेस के साथ हर तरह की प्रोग्रेस। तो वो शुक्र की महादशा अगर ग्रह शुक्र की स्थिति जो है जन्म कुंडली में बहुत बुरी नहीं है, तो शुक्र की दशा अच्छी अच्छी जाएगी व्यक्ति की। ठीक है, क्योंकि शुक्र शुक्र का तो काम ही है भौतिकता और उससे विलासिता, भोग विलास कराना। ठीक है, तो अब शुक्र अपनी महादशा में फल देता है, और ये आपको एक पॉइंट पता चल गया कि मानो किसी की शुक्र की महादशा आने वाली है तो व्यक्ति अच्छी प्रकार से भोग करेगा। और अन्य ग्रह अपनी अंतर और प्रत्यंतर दशा में फल देते हैं। अब आ जाइए गोचर पर। एक अच्छा ज्योतिषी केवल लगन चार्ट को नहीं देखेगा, वो देखेगा या विंशोत्तरी दशाओं के आधार पर ही फल कथन नहीं करेगा। हालांकि दशाओं का सबसे ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली, आपके चार्ट, आपके प्रारब्ध में होने वाले फलित को दर्शा रही है कि अब क्या होने वाला है। लेकिन अगर गोचर में भी सेम स्थिति बन गई तो घटना, अमुक घटना घटित होने के चांसेस है 100%। तो क्या करेगा व्यक्ति? गोचर को देखेगा। गोचर में क्या देखेगा? बृहस्पति की स्थिति, बृहस्पति की दृष्टि कहाँ जा रही। गोचर कुंडली वहीं पर जो एक होती है ना, जैसे जहां लगन चार्ट होता है वहीं एक गोचर कुंडली होती है, उसमें आप सॉफ्टवेयर में बनी होती है। तो गोचर कुंडली में आप देखेंगे कि भाई गुरु की क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ दृष्टि जा रही है, यानी कहाँ कहाँ उसको लाभ मिलने वाला है। फिर हमने और दृष्टियां भी देख ली, जैसे शनि मानो किसी के दूसरे भाव में जाकर गोचर में दिखाई दे रहा है, तो यानी धन का खर्चा करवाने वाला है। तो हम व्यक्ति को आगाह करेंगे कि भाई देखो, संभल के रहो, तुम्हारे पैसे खर्च होने वाले हैं। ठीक है, तो गोचर की स्थिति इस तरह से काम करती है। आगे चलो जी। वैसे हम एक एक कुंडली पर आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, लेकिन वो बाद का विषय है, क्योंकि अभी हमने गहन अध्ययन नहीं करा है। तो अभी तो हम एक सामान्य चर्चा कर रही हूँ। आगे चलो जी। कुंडली में बनने वाले शुभ और अशुभ योग। अब जब हम किसी की कुंडली पे दृष्टि डालेंगे तो किस किस प्रकार के योग बन रहे हैं? रोचक योग बन रहा है क्या? भद्र योग बन रहा है क्या? बुधादित्य योग बन रहा है क्या? है ना? लक्ष्मी योग बन रहा है क्या? इस तरह के योगों पे प्रकाश डालेंगे। लग्न पर विशेष डालेंगे कि लग्न कितना बली है, क्या जो सुख वैभव उसकी कुंडली में दिख रहा है वह भोग पाएगा कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं देखने की। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर तभी सटीक फल कथन की ओर जाएगा। अगर उसे कोई दिख रहा है कि भाई नीच भंग राज वो बन रहा है, तो अब आप देख रहे हैं कि नीच तो भंग हो गया, क्योंकि एक उच्च का प्लेनेट उसी स्थान पर बैठा है, तो नीच भंग हो गया, यानी प्लेनेट अपना फल देगा। अब जब प्लेनेट अपना फल देगा तो उसका अशुभता कम हो गई उस भाव की। तो इस प्रकार से हम समझेंगे। आगे चलते हैं। अब इन सब चीजों को देखने के बाद उसके शुभ अशुभ योगों को देखेंगे। अशुभ योग के बारे में बस उसे हल्की सी जानकारी देंगे जातक को कि देखो भाई, शनि की जो है तीसरी दृष्टि जिस भाव पर जा रही है, मानो किसी की शनि की गोचर में भी आप देख रहे हैं तीसरी दृष्टि सप्तम पे जा रही, तो भाई पति की हेल्थ का ध्यान रखना है, जिस भी भाव पे जा रही तो भाई उसकी हेल्थ का ध्यान रखना। फिर जहां वो बैठा है, हालांकि शनि जहां बैठता है ना वहां वृद्धि करता है और इसकी दृष्टियां नुकसान थोड़ा पहुंचा देती हैं। लेकिन अगर धन भाव में शनि बैठा है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई धन के प्रति सावधान रहो। ठीक है, और कर्म का ध्यान रखना भाई। कर्म बिल्कुल गलती से भी गलत ना करना। जैसे अभी कल परसों हम चर्चा कर रहे थे ना कि अंतस अपना शुद्ध होना चाहिए, हम फेयर होने चाहिए दूसरे के प्रति। अगर हमारा बाहर कुछ भाव है और अंदर कुछ भाव है तो शनि बहुत कैडा दंड देने वाले हैं, उनका काम है दंड देना। निष्कर्ष के आधार पर अब हमने ये सब चीजें पढ़ ली, तो अब हम निष्कर्ष के आधार पर व्यक्ति को उसकी शुभता के बारे में बताएंगे और अशुभता को एक सामान्य भाषा में बताएंगे कि भाई देखो ऐसा है ऐसा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सटीक उपाय बताएंगे। अच्छा, उपाय भी बहुत महंगे महंगे नहीं बताने चाहिए भाई, एक की सामर्थ्य है एक की नहीं। एक उदाहरण समझो, मैंने फ्री ज्योतिष वो चलाया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई 500 पर मंथ दे दीजिए, और या आप कुंडली दिखा रहे हैं जो आपकी इच्छा है आप दे दीजिए। लेकिन अगर मैंने जिसकी कुंडली देखी मैं उसकी शॉप पर जाऊं और मैं कहूं भाई ये इलेक्ट्रिसिटी का सामान दे दीजिए, तो वो क्या मुझसे ये थोड़ा ना कहेगा कि जी जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहा है। ठीक है ना? अब मैं भी अगर कुंडली देखने का काम कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी भाई, मैं तो अभी धर्म से साध रही हूँ, मैंने कहा जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। लेकिन लोग फायदा उठाते हैं फिर, लेकिन ये हमेशा तो नहीं चलेगा। ठीक है ना?
तो क्या है, उपाय भी किसी को, अब कोई व्यक्ति ऐसा आ गया कि भाई उसकी तो सामर्थ्य नहीं है 2 रुपए देने की भी। मेरे पास आते हैं ऐसे लोग बहुत सारे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है, मेरे को काम नहीं मिल रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति जीरो है, मैं उधार मांग के काम चला। अब ऐसे से हम क्या पैसे लेंगे भाई? वो तो खुद ही बेचारा इतना दुखी है। तो वो देश काल परिस्थिति व्यक्ति को देख करके ही ज्योतिष को कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक, जो डॉक्टर है उसका धर्म है पेशेंट की रक्षा करना, उसको बचाना। तो जिस कार्य से आप जुड़े हैं, जब मानो आप शिक्षक हैं, तो आपका कार्य है ज्ञान बांटना। अगर कोई निशुल्क में भी कोई पूछने आ रहा है तो हम, और वो सामर्थ्यवान नहीं है, तो उसकी हमें मदद करनी है, क्योंकि जिस पैसे पे, जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो केवल पैसे के लिए नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है। आप जिस पोस्ट पर हैं, जिस कार्य के लिए हैं, जो योग्यता ईश्वर ने आपको दी है, आप उसका सदुपयोग करके चले तो वो विद्या आपको सदेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमको उपाय भी ऐसे बताने जो जातक कर सके। कैसे उपाय? जैसे कि रुद्राक्ष हर किसी को बता दो। ठीक है, क्योंकि रुद्राक्ष पहनने का कोई नकारात्मक फल नहीं है, बल्कि सकारात्मक ही फल है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कैसा कोई सा भी रुद्राक्ष पहन लो। ठीक है, केसर चंदन का तिलक लगा लो। कुछ ऐसे उपाय जो कोई भी व्यक्ति कर सकता हो। अगर हमने उसको बड़े बड़े पूजा बता दी, पूजा भी अगर कुछ बताना है तो वो स्वयं कर सके, और उसकी सामर्थ्य है, तो आप किसी कर्मकांडी पंडित से जो है, आप ग्रह दोष निवारण का तो वो हवन बता ही दीजिए। ठीक है, कम से कम ग्रह शांति तो हो। फिर पितृ शांति का कोई हवन बता दीजिए, कम से कम पितृ शांति भी हो। ठीक है, फिर इस तरह के ऐसे छुटपुट छुटपुट है कि भाई महीने में एक दिन तुम अपने घर में खुद ही हवन कर लो। ठीक है, उसको कुछ हवन की क्रियाएं बता, मतलब ऐसे उपाय बताने जो जातक कर सकता हो, उसकी सामर्थ्य में हो। ऐसे उपाय ना बताए जाएं कि वो कर भी ना सकता हो और उसके पास धन भी ना हो। हो क्या रहा है आजकल समाज में? देखो, डरा डरा के लोग पैसे कमा रहे हैं। अरे तुम्हारे तो पितृ दोष बन रहा है, तुम्हारे तो कालसर्प दोष बन रहा है, अरे लाओ जी इतने पैसे दे दो, ये पूजा करा लो, कई कई लाख रुपए ठग लेते हैं। तो ये काम नहीं करना, क्योंकि अगर हमने इसका व्यापार बनाया तो एक ना एक दिन ये विद्या आपको ही हार्म पहुंचा देगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे चलो। चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली से व्यक्ति की मन की स्थिति का पता चलता है। मानो किसी के चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा है, तो समझ लो वह व्यक्ति धन के बारे में सोचता रहता होगा। ठीक है, या जिस भी भाव में बैठा है। अच्छा, कल जो हमने कुंडली देखी थी हनी जी की, कर्क लगन की कुंडली थी। वैसे कर्क लगन की कुंडली बहुत अधिक स्ट्रांग नहीं मानी जाती, लेकिन चंद्रमा पराक्रम भाव में बैठना 2 फायदे कर रहा था। मतलब एक फायदा तो यही कि भाई जीवन की अंतिम स्थिति में व्यक्ति का चंद्रमा, क्योंकि वो लग्नेश भी है और चंद्रमा है तो पराक्रम भाव में चला गया, तो वो उनको एक स्थिति में ऐसी बना देगा कि वो अपने मन को जीत लेंगी। हालांकि इनकी लड़ाई चल रही है अभी अपने मन से, वो अपने आप से ही लड़ रही है, अपने मन से लड़ रही है, कोशिश कर रही है कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, पर कर नहीं पा रही। करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। शनि कहते हैं कर्म करो। अब शनि की वो दशा चल रही है तो कह रहे हैं कर्म करो तो फल मिलेगा, और कर्म आपको करना है। अब कर्म कैसे करें भैया? अब सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तभी कर्म के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो क्या है, लेकिन कुछ हर ग्रह अपना अच्छा और बुरा दोनों फल देता है। जैसे मंगल बेशक मार्केश हो, लेकिन जब उसकी दशा अंतरदशा जाएगी तो वो कुछ अच्छा फल भी देगा। ठीक है, बुरा भी देगा। ठीक है भाई, मानो मार्केश है आपके अशुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा है, लेकिन हर ग्रह अपना प्रभाव देता है। अब यहाँ चंद्रमा का फिर पराक्रम भाव में बैठना, ये ऐसे व्यक्ति की खुद के मन से लड़ाई चल रही है, अपने आप से लड़ाई चल रही है। ठीक है, वो अपने आप से लड़ रहा है कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, लेकिन कर नहीं पा रहा है। जो नॉलेज है वो स्किल बाहर नहीं आ रही है, वो बोल नहीं पा रहा है। नॉलेज बहुत है, आध्यात्मिक नॉलेज भी वो गेन कर पा रहा है, लेकिन उतना वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। वो चीजों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है। क्यों? क्योंकि केतु बैठा है 12वें घर में, वो उनको आध्यात्मिकता की उच्च पराकाष्ठा देगा। लोग मुझसे कहते हैं कि जी मुझे ज्योतिष समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा समझ में? क्योंकि ये विद्या हर किसी के लिए नहीं है। ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या इतनी आसानी से मिल जाएगी? कोई पूछे? इसके लिए तो बड़ा त्याग करना पड़ेगा, बड़े कष्ट सहने पड़ेंगे, बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, तब ये आपको हासिल होगी। ये तो बहुत जन्मांतर की यात्रा है, ये थोड़ी देर में समझ में आने वाली नहीं है। जो लोग ऊपर ऊपर से करियर का वो जो आजकल के वो बैठे हैं ना पंडित लोग, ऊपर ऊपर से बताया 2 4 बात ऊपरी ऊपरी, तो वो, लेकिन वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। आपको गहराई से जड़ से अगर चलना है, जैसे कहते हैं ना ये पौधा कैसे हुआ, तो उस पौधे को बोना सीखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में पौधा कैसे हुआ। तो ऐसे ही ये यात्रा है, इसमें तो आप चलते रहो। अगर आपको सीखना है, आपके पैशन है इसके प्रति, तभी आप उसको पाएंगे। तो हमने चंद्र कुंडली से मन की स्थिति को जान लिया।
कितना आसान था। ठीक है। सूर्य कुंडली इसमें एक सूर्य कुंडली भी होती है, जब आप सॉफ्टवेयर देखेंगे तो जैसे लग्न कुंडली ऐसी, चंद्र कुंडली ऐसी, सूर्य कुंडली। तो भाई मैं आपको सॉफ्टवेयर से इसलिए बता रही हूँ, ज्यादातर लोग सॉफ्टवेयर यूज करें, जिन्हें गणित आता भी है ना, वो भी हाथ से कुंडली नहीं बना रहे, वो पुराने जो टेक्नोलॉजी से दूर हैं, टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंचे, वो करते हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द लोग अब आज के टाइम में देश काल परिस्थिति, क्योंकि सबको जाना है लैपटॉप वाले पंडित जी के पास, हम जैसों के पास कोई जल्दी से थोड़ी आएगा भाई, मानो कोई बना के भी दे देगा हाथ से। तो नई जो पीढ़ी है वो उस पे इतना, उसके पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो दे जाएगी कुंडली और कहेगी जी मैं 1 महीने बाद ले जाऊं। नई पीढ़ी को तो अभी चाहिए। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर यूज करना बुरी बात नहीं है, हमें तकनीकी से जुड़ना है, हाँ सीख लीजिएगा। तो इसलिए मैं सॉफ्टवेयर के आधार पर इसलिए बता रही हूँ कि भाई वहीं से अभी आप सीखें, जब मुझे, मैं भी सीख रही हूँ कुंडली बनाना, मैंने सीखा भी था पर थोड़ा गणित मेरा कमजोर है, लेकिन मैं धीरे धीरे उसको जब सीखती जाऊंगी तो मैं आपको भी बताती रहूंगी, तो आप भी सीख लीजिएगा। अब मैं आपको ये बता रही थी कि सॉफ्टवेयर में जैसे चंद्र कुंडली होती है, लग्न कुंडली होती है, जैसे सूर्य कुंडली, दैनिक जीवन कैसा चल रहा है व्यक्ति का, वो हम सूर्य कुंडली से देखेंगे। गोचर में क्या, गोचर मैंने आपको बता दिया, अगर ग्रह दशाएं भी वैसी चल रही हैं, गोचर में भी स्थिति वो वैसी चल रही है, तो वो घटना, अमुक घटना घटित होने के चांस होंगे। जैसे कि राम के भाग्य में वनवास काल लिखा था, तत्काल विवाह उपरांत, ठीक गोचर में भी स्थितियां बनी और ये समझ लो फिर वनवास हो गया। तो अमुक घटना के होने के, अचानक से होने के, मतलब उस समय होने के पूरे चांस हो जाते हैं। ठीक है, सूर्य कुंडली को हमने देख लिया। दैनिक जीवन की स्थिति के बारे में जानने के लिए चलित कुंडली। अब आपने देखा होगा कोई कोई कुंडली ऐसी होती है, 4 ग्रह एक जगह बैठे हैं, अब आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या फल कथन करूं, 4 बड़ी रहस्यमयी कुंडली है, मैं कैसे करूं। तो आप क्या करेंगे, उसकी एक्चुअल पोजीशन को जानने के लिए, क्यों, क्योंकि तो हम चलिए चार्ट को देखेंगे। चलिए चार्ट में वो प्लेनेट आपको मानो कोई ग्रह अष्टम में बैठा है, अष्टम में केतु बैठा किसी के, आप कहेंगे अरे भाई अष्टम में केतु, या और बहुत सारे ग्रह बैठ गए, या सामने से भी बहुत सारे दृष्टि संबंध आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, चलिए चार्ट पर देखेंगे, क्योंकि आप एक्चुअल निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको दृष्टि, भाई अपनी दृष्टि से देखने के लिए या तो आपके पास दृष्टि हो तो आपको लगन से बहुत कुछ दिख जाएगा, अगर आपके पास दृष्टि नहीं है, अभी आप पढ़ने के ही क्रम में चल रहे हैं, आपने स्वयं को नहीं साधा, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, ये सारे चार्ट देखने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप सटीक फल कथन कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, चलिए चार्ट पर चलेंगे। चलिए चार्ट में आपने देखा, मतलब लगन में देखा अष्टम में केतु है, अन्य ग्रहों के साथ फंसा हुआ है, या बहुत सारे दृष्टि संबंध बन रहे हैं, क्या फल कथन करूं समझ में नहीं आ रहा, बहुत रहस्यमयी कुंडली है। तो हम चले गए, चलिए चार्ट पर, चलिए चार्ट पे हमने देखा अष्टम का केतु नवम में चला गया, यानी यह व्यक्ति धर्म भाव से कार्य करेगा, धर्म धर्म करेगा, तो इसका अष्टम को ये जीत लेगा, त्रिक भाव को जीत लेगा, धर्म बल को बढ़ा लेगा, तो अष्टम इसका संतुलन में रहेगा। तो हम उस केतु की एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच गए। नहीं तो केतु को तो देखते ही लोग पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं, अरे सर्जरी होगी, अरे ये होने वाला है, अरे फलाना होगा ढमकाना होगा, दुनिया भर की बातें आपको बता देंगे। फिर आप कहेंगे जी हम तो इतने सारे ज्योतिष, हमें तो ज्योतिष पर से विश्वास ही उठ गया, एक पंडित के पास गई उसने ये कहा, दूसरे के पास गई उसने ये कहा। तो हम चीजों को कैसे समझें वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जहाँ संधि में फंसे हुए ग्रह हैं तो हम उसको चलित कुंडली के आधार पर उसकी एक्चुअल पोजीशन को जान सकते हैं, क्योंकि लगन जो है व्यक्ति के जातक के जन्म पर आधारित है। जन्म के समय जो इष्टकाल था, जो भी प्लेनेट की स्थिति थी एक्चुअल में यूनिवर्स में, वो दर्शाता है, लेकिन वो आखिर फल कैसा देने वाले हैं वो हम चलित में जा करके देख सकते हैं, अगर हमें लगन से नहीं दिख रहा तो। आगे चलो जी। फंसे हुए ग्रह की वास्तविकता को जानने को समझने के लिए, ठीक है, होरा कुंडली वो धन की कुंडली होती है। अब जब हम आगे के क्रम में आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको पंचांग गणित को भी बताती जाऊंगी, और उसके लिए कोई वो नहीं है, आपको जो मुझे ज्ञान प्राप्त है धीरे धीरे दूंगी। तो उसमें क्या है ना, हम होरा कुंडली को भी सीखेंगे कि भाई सूर्य और चंद्र की स्थिति से जो होरा कुंडली हमारी बनती है, इसमें हम धन की स्थिति को देखते हैं। ठीक है, वो हर, जैसे गोचर की भी एक अलग स्टडी होती है, और होरा कुंडली को भी पढ़ने की अलग स्टडी होती है, षोडश वर्ग को पढ़ने की अलग स्टडी होती है, नवमांश को पढ़ने की अलग स्टडी होती है। तो अलग अलग स्टडीज पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जब हम और गहनता में, अभी हमने केवल बेसिक पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं पाराशरी के कुछ ऋषि सूत्रों को। जैसे मैंने कहा कि त्रिकोण के ग्रह, नहीं त्रिकोण, त्रिकोणेश,
यानी त्रिकोण में पहले में, पांचवें में, नौवें में जो राशि बैठी होगी वह सदैव शुभ, जो जो उसका स्वामी होगा त्रिकोणेश सदैव शुभ करेंगे। ये लघु पाराशरी का सूत्र है। तो वो शुभ ही करेंगे, बेशक उसकी एक राशि 6 8 12 में बैठी हो। जैसे कल हम हनी जी की कुंडली देख रहे थे, तो उसमें क्या था, नवम भाव का जो स्वामी बृहस्पति मीन राशि का, वो जाकर बैठ गया छठे घर में। छठे घर में बृहस्पति का बैठना, वो त्रिकोण का स्वामी है और त्रिकोणेश। अब वैसे हम ये कह देते हैं कि भाई देखो 6 8 12 में जिस भाव के ग्रह जाए उस भाव का नाश करते हैं, या 6 8 12 के जो भाव है, मतलब जो वो है राशि है, वो जहाँ जाएंगे उसका नाश करेंगे, या अन्य जिस भाव का ग्रह 6 8 12 में बैठ गया वहां उसका नाश कर देगा। लेकिन आप ये देखिए, जब पहले एक ऋषि ने सूत्र दे दिया त्रिकोण सदैव शुभ करेंगे, यानी त्रिकोण के जो अधिपति हैं, जो राशियां वहां बैठी हैं, उनके जो स्वामी हैं वो सदैव शुभ करेंगे, एक वाक्य है, आपने याद कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आपने देखा मीन राशि का स्वामी बृहस्पति, अरे वो तो छठे घर में चला गया। एक तो पितृदोष बन गया छठे घर में गुरु के बैठने से। दूसरा आप कहेंगे अरे ये तो भाग्य का नाश कर रहा है जी, यहाँ बैठ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी दृष्टि का काम करेगी बृहस्पति की। बृहस्पति की दृष्टि वहां से दशम भाव पे जा रही है, यानी वह व्यक्ति जीवन के अंत काल तक, वृद्धावस्था तक चाहे तो पैसा कमा सकता है। कैसे? ज्ञान के बल पर। दूसरी दृष्टि उसकी जा रही है दूसरे भाव पर। एक दृष्टि जा रही है ना, कौन सी? पंचम दृष्टि दशम पर। सप्तम दृष्टि 12वें पे जा रही है, धार्मिक यात्राएं करेगा, धन की प्रति आस्था रहेगी, धार्मिक उन्नति करेगा, ज्ञान वैभव कमाएगा, और उस ज्ञान के उस स्तर को पाएगा जो हर किसी को नसीब नहीं होता। मतलब पराविद्या ब्रह्म विद्या में जाएगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, कहते हैं ना। वो कौन सा ज्ञान कहेंगे? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा। ठीक है, और प्रयास करे तो मोक्ष भी पा सकता है। उसके बाद हमने देखा एक दृष्टि दूसरे भाव पे भी जा रही, यानी धन की स्थिति ठीक रहेगी, व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने ज्ञान से कमा सकता है पैसा। ठीक है, और ज्ञान ऐसी चीज है कि जीवन के अंतिम समय तक अगर आपके पास ज्ञान है तो लोग आपको घरों में ढूंढने आएंगे कि आओ जी आओ, हमारा हमारे साथ काम करो। ठीक है, तो ज्ञान तो अपना बढ़ाओ। तो इस प्रकार से, और दूसरी बात, छठे घर में बृहस्पति के बैठने से क्या होगा, व्यक्ति अपने शत्रुओं को स्वयं ही क्षमा कर देगा। जब शत्रुओं को क्षमा कर दिया तो शत्रु है ही नहीं। शत्रु उसी का होता है जो क्षमा नहीं कर पाता। ठीक है, हमारे तो शास्त्रों में लिखा है। एक हमारे एक संस्कृत कार्यक्रम कहीं चल रहा था, तो वहां एक प्रधानाचार्य जी आए, शायद प्रबंधक थे, काफी पढ़े लिखे थे। उन्होंने एक श्लोक सुनाया बच्चों को, हालांकि वो संस्कृत के अध्यापक नहीं थे, पर उन्होंने एक श्लोक सुनाया। श्लोक ध्यान नहीं आ रहा है, पर हाँ उस श्लोक के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भाई मेरा कोई शत्रु नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने शत्रुओं को माफ कर देता हूँ। शत्रु उसका होता है जो शत्रुता पाल के रखता है। और वो श्लोक में था, मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा वो श्लोक कौन सा था। शायद मान के चलो ये वाला तो नहीं था। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण लिख दिए व्यास मुनि ने, एक ही बात कही कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं और परपीड़ा से बड़ा कोई पाप नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि देखो शत्रु पर भी परोपकार करो और किसी को पीड़ा ना पहुंचाओ। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा कोई शत्रु नहीं है। और मेरा आज तक कोई शत्रु नहीं बना, क्योंकि जब मैंने विद्यार्थी जीवन में था तो मेरे शिक्षक ने मुझे ये श्लोक समझाया था, और वो मेरे अंतस में इतना बैठ गया कि मैंने कभी शत्रु पर भी परोपकार किया और दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाई कभी। तो हुआ क्या, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है आज। तो उन्होंने कहा कि संस्कृत का प्रभाव देखिए कितना अच्छा है, वो संस्कृत के महत्व को बता रहे थे। ऐसे ही एक और आए थे, कोई आईएएस अधिकारी करके थे, तो वो कह रहे थे मैंने संस्कृत पिता के देहांत के बाद जो है मुझे निकाल लिया था स्कूल से, और मेरे चाचा ने मुझे गुरुकुल में डाल दिया था। तो मेरी माँ जो है मेरे चाचा से बहुत लड़ी कि मेरे इसके पिता नहीं है तो तुमने इसे गुरुकुल में डाल दिया। मेरा बच्चा है, मैं मेहनत मजदूरी करके पढ़ाऊंगी, पर मुझे गुरुकुल में नहीं पढ़ाना, मुझे अंग्रेजी शिक्षा देनी है। और उनकी माँ ने उसे 8वीं तक वो बच्चा गुरुकुल में पढ़ा, 8वीं 10वीं तक, उसको निकाल करके किसी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय में डाल दिया, हॉस्टल में डाल दिया कहीं। तो उसने पढ़ाई पढ़ ली, आईएएस अधिकारी बना, पर वो कहने यहाँ ये आया था कि देखो भाई मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ,
लेकिन ये आईएएस का एग्जाम मैंने संस्कृत के बल पर निकाला है, और पंडित ने बचपन में ही बता दिया था कि ये बच्चा संस्कृत जरूर पढ़ेगा, लेकिन मेरी माँ को यकीन नहीं हुआ। और मेरे चाचा ने पिता के देहांत के बाद मुझे गुरुकुल में डाला था, तो वहां से निकाल लाई, लेकिन वही गुरुकुल की शिक्षा आज मेरे काम आई कि मैं एक बड़ा अधिकारी बन गया। तो पंडित ने झूठ नहीं कहा था। पंडित ने कहा था कि ये बच्चा संस्कृत से आगे जाएगा, और आज मैं बेशक अंग्रेजी मीडियम इसका पढ़ाई में पढ़ा हूँ, कुछ कितनी भी पढ़ाई पढ़ी हो मैंने, लेकिन वो गुरुकुल की शिक्षा से मैंने वो संस्कृत का पेपर निकाला। और जब हम संस्कृत का पेपर निकाल लेते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या है कि मैंने मार्क्स स्कोर कर लिए और मैं इस अधिकारी पद पर चयनित हो गया, सामान्य जाति का होकर के भी। तो मैं तो उस पंडित को भी साधुवाद देता हूँ और इस संस्कृत को भी साधुवाद देता हूँ कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप लोगों के बीच ये बताने आया हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, संस्कृत आप पढ़िए, आपको बहुत कुछ ऐसा ज्ञान हो जाएगा जो आपको भौतिकतावादी समाज में नहीं दिखाई देगा। तो हम आगे चलते हैं। घोड़ा कुंडली हो गई धन की स्थिति को समझने के लिए। सुदर्शन चक्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है? हेलो। जी मैम। जी मैम। तो आगे चलें जी, चलते हैं जी आगे। मैम। रमा जी फिर चली गई। चलिए, हाँ जी, तो हम कहाँ थे? सुदर्शन चक्र पर। हालांकि सुदर्शन चक्र जब आप देखेंगे ना किसी भी कुंडली का, तो आपको क्या लगेगा? ग्रह घूमते हुए नजर आ रहे हैं, आप कहेंगे ये चलित है कि सुदर्शन है। लेकिन जब हम व्यक्ति की आयु का अनुमान लगाते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है ना, लोग परीक्षा लेने बहुत आते हैं जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो। भाई जब आपको ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान के बाद आपने प्रैक्टिस भी बहुत बढ़ा ली, तो अब आपका कोई उल्लू तो बना नहीं सकता। कोई भी आपका उल्लू बनाने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन जब आप प्रथम स्तर पे होंगे, तो आपके पास ऐसे ऐसे कैंडिडेट आएंगे, किसी मरे हुए व्यक्ति की जन्मपत्री लिया है, आपके सामने रख दी, कहेंगे जी देखो इसमें। अब सुदर्शन से आप या उसकी ग्रह दशाओं से, या अगर आपके पास दृष्टि है तो कहना ही क्या, आप पता लगा लेंगे कि ये तो मृत व्यक्ति की पत्रिका है, ये यहाँ क्या कर रही है। आप बिल्कुल नहीं देखेंगे। या अगर कोई वो मरने वाला है, तो उसको कहेंगे जी पूजा बिठा दो, जाप बिठा दो अपने घर में, आप कोई हनुमान बाहु का जाप चला दो, या संकल्प करके किसी पूजा पे बैठ जाओ, उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करो, या वो ठीक हो जाए इसके लिए प्रार्थना करो। ठीक है, कंटिन्यू जाप होते